जासो पावत ज्ञान ध्यान नीत। प्रणाम सभी बड़ी बिंदी को। गुणीजन से गुण की चर्चा करने के क्रम में बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आज हमारे बीच हैं बड़ी बिंदी सुश्री सीमा कर्ण, जो उम्र में तो बहुत ही कम है लेकिन गुण में बहुत बड़ी हैं। तो सीमा जी, आपका बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले राग भीम पलासी में एक छोटा ख्याल गाने की कोशिश करूंगी। ओम रा रे न रे न न नू रन रे न रन रे न रन रा रा न न न रे न। जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर सुन पावेगी सास ननदिया जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने निधा गम गरे सनी सा जा रे अपने पमा बगा मगरे सनी सा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर सुन पावेगी सास ननदिया जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने जा रे अपने जा रे अपने मंदिरवा। मात्र 9 वर्ष की अवस्था से आपने संगीत का अभ्यास आरंभ कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी बड़ी बिंदी को बताएं कि संगीत से आपका जुड़ाव कैसे हुआ। हमारे बिहार में लोग विवाह, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, विवाह, मुंडन, त्योहार पर सब में गीत गाती हैं। तो मेरी मम्मी भी गाती है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मम्मी कहीं शादी में एक बार गा रही थी सबके साथ बैठ के, तो मैं उनके गोद में बैठी थी और मैं बहुत छोटी थी। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 4-5 साल रही होगी। तो मैंने सुना मम्मी को, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं उनके साथ-साथ गाने लगी। वो माँ काली का कोई भजन गा रही थी, तो मैं उनके पीछे-पीछे गुनगुनाने लगी और गाने लगी। तो मेरे पापा ऑफ़िस से आए थे और शादी में आए, तो उन्होंने देखा मम्मी की गोद में बैठ के मैं गा रही हूँ। तो वो मम्मी को बुलाए, बोली, "सीमा गा रही थी?" तो मम्मी बोली, "हाँ, आप ही की बेटी गा रही थी।" तो पापा को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि अगर इसको सिखाया जाए तो शायद ये अच्छा कर सकती है। तो पापा बोले, "बेटा इधर आना।" मैंने कहा, "जी।" तो उन्होंने बोला, "क्या गा रही थी? फिर से गा के सुनाओ।" मैंने कहा, "ठीक है।" तो चूँकि मेरे पापा
खुद संगीत प्रेमी हैं और वो क्लासिकल सीखना चाहते थे, शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो जॉब वॉब होने के कारण वो सीख नहीं पाए। तो वो चाहते थे कि उनके कोई बच्चे आगे बढ़े म्यूजिक के क्षेत्र में, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे थे वो भी। तो उनको लगा, तो उन्होंने बोला गाओ, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने दूसरे ही दिन मेरे लिए एक हारमोनियम खरीद के लाए। उन्होंने बोला गाना करोगी? मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला अब तुम गाना सीखोगी। तो फिर पहले उन्होंने मुझे सिखाया, खुद ही वो लेखक भी हैं, तो खुद ही लिखते थे क्षेत्रीय गाने, लाइट, तो खुद बजाते थे और मैं परफॉर्मेंस देती थी हर जगह। तो फिर आगे ऐसे ही चली। फिर मेरे प्रथम गुरु पंडित रमाकांत झा जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे ध्रुपद और ख्याल की तालीम दी। और उसके बाद पिछले 6 साल से मैं पंडित अजय मिश्रा जी से सीख रही हूँ, ध्रुपद और ख्याल दोनों की तालीम ले रही हूँ। सुर और लय की इस यात्रा में अब तक किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन सब से बाहर निकलकर आगे बढ़ना कितना मुश्किल रहा? सुर और लय की यात्रा में शुरू-शुरू में काफ़ी समस्याएँ आई, दिक्कतें आई। जैसे मैंने जब सीखना शुरू किया गुरुजी से, तो मुझे जब सुर दिखना शुरू हुआ, तो मुझे लगता था कि जहाँ लगाना चाहिए सुर, वहाँ मेरा सुर नहीं जा रहा। मुझे सुर जैसे यहाँ है, यहाँ दिख रहा है और मैं यहाँ गा रही हूँ। तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, मैं कभी-कभी रोने लगती थी, गुरुजी को कहती थी, पापा को कहती थी कि मुझसे नहीं हो रहा। तो पापा कहते थे गुरुजी कि अरे होगा, रियाज़ करोगे तो हो जाएगा, नहीं क्यों होगा? फिर लगे हैं 2-3 घंटे, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि हो पाएगा कि नहीं कुछ मेरा। तो 2-3 साल ये बहुत ही दिक्कत हुई मुझे शुरू-शुरू में। क्योंकि अब वही है ना कि आपको जो चीज़ दिख रहा है, आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। रियाज़ कर रहे हैं घंटों, तो लग रहा था शायद कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी-सी बहुत सारी समस्याएँ हुई संगीत को लेके, रियाज़ कर रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतें हुई मुझे शुरू में। अब लग रहा है जैसे अब मैं गाती हूँ तो मुझे खुद लगता है कि अब शायद मैं ठीक कर रही हूँ और अब मुझे लगता है कि अब मैं अच्छा गा सकती हूँ और रियाज़ कर रही हूँ तो शायद अच्छा हो जाएगा गुरुजी के आशीर्वाद से। यूँ तो आपका पूरा मेरे पास डिटेल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप बोलकर बताएँगी तो बड़ी बिंदियों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। उपलब्धि तो ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि मेरे गुरुजी को अब लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अच्छा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, क्योंकि अगर गुरु आपको ईमानदारी से सिखा रहे हैं और अगर आप रियाज़ कर रहे हैं और अगर आपके गुरु आपको कह रहे हैं कि तुम अच्छा कर सकती हो, तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। बाकी तो मैंने कई जगह कार्यक्रम किए हैं, अभी भी हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और बुला रहे हैं, तो अच्छा लगता है, लग रहा है कि कुछ हो रहा है अब। तो जैसे मैंने बिहार में, पंजाब, यूपी, दिल्ली, हर एक जगह पे मैंने परफॉर्मेंस दिए हैं और ऑनलाइन भी मैं देती हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो बाकी मेडल वेडल तो थोड़े बहुत मिले हैं जो आपके पास लिस्ट में है, तो इस तरीके से अब सही है सब। बिल्कुल सही कहा सीमा कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि गुरुजी को लगता है कि आप कुछ कर सकती हैं और सबसे बड़ा मेडल भी यही है, वास्तव में आप सच कह रही हैं। ध्रुपद गायकी में महिलाओं की उपस्थिति कम है और आपने ध्रुपद गायकी को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसमें आपने एक जगह भी बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा ध्रुपद सुनाएँ और थोड़ा-सा ख़्याल सुनाएँ ताकि बड़ी बिंदी समझ सकें कि दोनों में क्या अंतर है और अच्छा होगा कि दोनों सुनाने के बाद आप थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन भी करें। तो ध्रुपद और ख़याल में ये अंतर है कि ध्रुपद गंभीर है ख़याल की अपेक्षा और ख़याल को ध्रुपद ध्रुपद को जन्मदाता बोला गया है ख़याल का। जैसे हम ध्रुपद गाते हैं तो उसमें आलाप हम नोम-तोम का लेते हैं और ख़याल में भी हम नोम-तोम का लेते हैं, लेकिन इसमें आकार का ज़्यादा दिखाया जाता है, आकार का आलाप ज़्यादा किया जाता है। जैसे भीम पलासी में मैं बताना चाहूँगी, ओम रे ना रे ना रा ना
ध्रुपद में आलाप ऐसे किया जाता है और ख्याल में थोड़ा चंचल होता है ख्याल ध्रुपद की अपेक्षा। रे ना रे ना रा ना रे ना रा ना रे ना। इसमें ऐसे आलाप लिया जाता है, उस ध्रुपद की जो ताने होती हैं वो गंभीरता और उसमें मीठ का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे ये ध्रुपद की ताने हैं। अब ख्याल की ताने होती हैं रे ना रे ना रे ना ना। तो इसमें इस तरीके से तान किया जाता है, इसको थोड़ा चंचल किया जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारे अलग चीजें हैं कि ध्रुपद बहुत अलग है, ख्याल बहुत अलग है, लेकिन अगर आप अपने गुरु से ध्रुपद की तालीम लेते हैं तो आपका जो सुर और साउंड का एक नॉलेज है वो आपको समझ आ जाएगा कि स्वर क्या चीज है, स्वर हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो वो बेसिक नॉलेज आपको ध्रुपद से मिलेगी। और अच्छा ख्याल गाने के लिए आपको ध्रुपद मेरे हिसाब से सीखना ही सीखना चाहिए, क्योंकि ध्रुपद आपको बहुत मदद करता है किसी भी चीज को गाने में, चाहे वो क्लासिकल हो, लाइट हो, सेमी क्लासिकल हो। तो ध्रुपद को सीखना चाहिए सबसे पहले। लेकिन आप ठुमरी भी गाती हैं, दादरा भी गाती हैं, तराना भी गाती हैं, गजल भी गाती हैं, भजन भी गाती हैं। तो इन विधाओं का भी थोड़ा थोड़ा परिचय दे दीजिए ताकि संगीत को लेकर समाज में थोड़ी सी लोगों की ज्ञान वृद्धि हो सके। ध्रुपद के बाद ख्याल है, और ये ख्याल और ध्रुपद ये क्लासिकल म्यूजिक में आता है। और ठुमरी जो है, ठुमरी, दादरा, गजल, भजन, टप्पा, ये सब जो है ये सब सेमी क्लासिकल में आता है। तो अब वही बात है ना कि पहले लोगों को ध्रुपद अच्छा लगा, फिर उससे ख्याल की उत्पत्ति हुई, फिर ख्याल से इन चीजों की उत्पत्ति हुई, गजल, ठुमरी, दादरा। तो दादरा और ठुमरी का अपना एक अलग मिजाज है, ख्याल का अलग है और ध्रुपद का अलग है। जैसे ठुमरी में हम 6 मात्रे का गाते हैं जो दादरा है, ठुमरी गाते हैं हम 8 मात्रे का। जैसे मैं एक ठुमरी सुनाना चाहूंगी आपको जो मुझे बहुत पसंद है। राग पीलू में है। मोरे मोरे अखियाँ ढूंढ रहे हमारे, अखियाँ ढूंढ रही हो मोरे, अखियाँ ढूंढ रहे मोरे, अखियाँ ढूंढ रहे। ये ठुमरी है। और दादरा ये भी पीलू में ही है। अब मान जाओ सैया। देखिए ठुमरी दादरा जो है ये सेमी क्लासिकल, इसमें थोड़ा लालित्य है, थोड़ा वो मनाने वाली फीलिंग आती है इसको गा के कि कैसे मनाया जाए अपने हस्बैंड को अपने प्रेमी को। तो ये सारी चीजें ये ठुमरी और
ये दादरा में ज्यादातर आती हैं। अब मान जाओ सैया, पढ़ूं मैं तो पढ़ूं मैं तो पढ़ूं मैं तो रे पैया, अब मान जाओ सैया। तो ये जो है ये सेमी क्लासिकल में आता है। इसमें आपको थोड़ी छूट है कि आप किसी और राग की छाया दिखा सकते हैं, थोड़ा आकर्षित लोगों को करने के लिए कुछ और लगा सकते हैं, कोई और सुर दिखा सकते हैं, लेकिन ख्याल और ध्रुपद में ये अलाउड नहीं है कि आप उस राग के साथ कोई छेड़छाड़ करें। तो ये अंतर है इन चीज़ों में, और ये थोड़ा लाइट हो जाता है और वो थोड़ी उन सबकी प्रकृति गंभीर है। तो ये अंतर है इन दोनों में। आप गुरु शिष्य परंपरा में संगीत सीख रही हैं, और गुरु शिष्य परंपरा या संगीत का जो घराना संगीत है, इसका संगीत की तालीम में क्या महत्व है, और क्यों एक साधक को किसी गुरु की कह लो कि गुरु शिष्य परंपरा में या उनके घराना में गायकी की तालीम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संगीत के क्षेत्र में ये गुरु शिष्य परंपरा या शिक्षा का जो घराना है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं खुद भी गुरु शिष्य परंपरा में ही सीख रही हूँ, पिछले शुरू से ही, शायद मैं ये कह सकती हूँ कि शुरू से ही मैं गुरु शिष्य परंपरा में ही सीख रही हूँ। देखिए, घराना और परंपरा दोनों अलग चीज है। घराना हो गया आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके सगे संबंधी, ये आपका घराना है। और परंपरा है कि आप जिस समाज में रहते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, वो परंपरा है। ये दोनों में अंतर है। जैसे कोई पंडित या उस्ताद अपने बेटे को सिखा रहे हैं, संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, तो उनका बेटा घरानेदार हुआ। लेकिन अगर हम और आप उसी पंडित या उस्ताद जी से सीख रहे हैं, तो हम घरानेदार नहीं हुए, हम उस परंपरा के हुए। कि हमने ग्वालियर परंपरा से ये सीखा है, हमने परंपरा से ये बंदिशें सीखी है, तो वो परंपरा हो गया। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये अंतर है। बाकी संगीत की शिक्षा पहले गुरु शिष्य परंपरा या घराने में ही दी जाती थी, और अभी तो बदल गया है मामला कि अभी आपको स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे भी आपको शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे भी बहुत सारे गुरु और टीचर्स हैं जो आपको संगीत की शिक्षा देते हैं। लेकिन इसमें संगीत का बहुत ह्रास हुआ है। संगीत का जो थोड़ा, मेरे हिसाब से संगीत का स्तर गिर गया है। अगर आप ध्रुपद या ख्याल या कुछ भी जो भी सीखना चाह रहे हैं, वो परंपरा या घराने में सीख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज या स्कूल का क्या होता है कि आपको एक साल में कम से कम 15 से 20 राग तैयार करने होते हैं और सुनाने होते हैं। लेकिन गुरु के पास जरूरी नहीं है कि आप एक साल में क्या क्या तैयार कर रहे हैं। गुरु के पास ये है कि गुरु आपको एक सुर लगा रहे हैं, एक ही राग एक साल में सिखा रहे हैं, एक राग 4 साल में सिखा रहे हैं। तो वो जो है वो उसमें बहुत रियाज करना पड़ता है। बाकी जो अलग से शिक्षा दी जाती है कॉलेज स्कूल में, उसमें क्या होता है, आपके पास मटेरियल बहुत हो जाते हैं, बंदिशें बहुत है, राग की नॉलेज हो जाती है, आपको बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपके पास वो डेप्थ नहीं आता, आपके अंदर वो डेप्थ नहीं आता कि आप कहीं पे जो गाएं वो लोगों के ऊपर बहुत ही, लोग उसको बहुत पसंद करें। वो नहीं हो पाता है स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट में सीख के आपसे। लेकिन अगर आप घराने या परंपरा में सीखते हैं, तो आपको एक चीज को बैठ के हर रोज घिसना पड़ता है, घंटों घिसना पड़ता है। एक राग को आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल, जब तक आपके गुरु ना बोले कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तब तक आप नहीं छोड़ सकते उस चीज को। तो ये फर्क होता है, और ये फायदा होता है कि आप गुरु शिष्य परंपरा या घराने में सीख रहे हैं।
गुरु शिष्य परंपरा या घराने में होता है कि आप अपने गुरु के साथ रहते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं। आपका कम से कम गुरु शिष्य परंपरा या घराने में ये होता है, कम से कम आपको 8 से 9 घंटे रियाज़ करने ही करने हैं, उससे कम नहीं हो सकता। तो अगर आप गुरु के सामने 8 से 9 घंटे रियाज़ करते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपका ग्रोथ कितना होगा। आप एक ही पलटे को बहुत बहुत घंटों घिस रहे हैं, बहुत बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सुर में हो रहा है, लय में हो रहा है, ताल में हो रहा है, फिर आप उस राग को लाते हैं, फिर राग का स्वरूप देखते हैं, उसमें आलापचारी कैसे किया जाता है। ये सब आपको स्कूल या कॉलेज या जो भी है यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, ज़्यादा सिखाया जाता है लेकिन आप उस लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि वही है कि आपको 1 साल में 20 राग तैयार करना है, जो मैंने पहले भी बोला है, और गुरु के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब गुरु के पास आप सीख के निकलते हैं, तो और गुरु के आशीर्वाद से आप जब निकलते हैं, तो आपका काफ़ी नाम हो जाता है और आपके अंदर जो गंभीरता, जो शास्त्रीय संगीत जो गायन है, जो उसकी विधा है, उसमें जो आपकी एक सुरों का लगाव दिखता है, वो लोगों को बहुत इफ़ेक्टिव लगता है कि हाँ, इसने सीखा है अच्छे से, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज में आप नहीं ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पे आपको घंटों रियाज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ को पे आपको सिर्फ सुनाना है, डिग्री लेनी है, और उस गुरु के पास ऐसा कुछ नहीं है। और गुरु के पास सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु आपको सिर्फ संगीत नहीं सिखाते, वो आपको हर चीज़ सिखाते हैं। आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपको कैसे किसी से बात करनी है, कैसे गाना गाना है, कैसे कहीं जाना है, कैसे छोटी-छोटी चीज़ें, वो एक-एक चीज़ गुरु आपको पिता की तरह बताते हैं, चूँकि गुरु को माता-पिता से भी ऊँचा माना गया है। तो ये फ़ायदा होता है गुरु शिष्य परंपरा में सीखने का कि आप 10 साल, 12 साल, 15 साल लगे हैं और फिर जब आप निकले तब आप आर्टिस्ट बनते हैं और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ये होता है गुरु शिष्य परंपरा में सीखने का। बहुत अच्छी जानकारी दी सीमा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शास्त्रीय संगीत की प्रासंगिकता कितनी है, और क्या शास्त्रीय संगीत चिंता और तनाव से बचाने में सहायक है? जी, देखिए अभी के समय में शास्त्रीय संगीत की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी हमारे में बहुत बेचैनी है। अभी हम हर चीज़ में बहुत जल्दबाजी करते हैं। जल्दी पढ़ाई करो, जल्दी उसको फ़िनिश करो, जल्दी जॉब मिले, करियर कैसा होगा, हमें पैसे चाहिए बहुत, हमें घर बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो अभी के समय में लोग जो हैं वो बहुत बेचैन हैं, वो परेशान हैं। इस कारण आप देखिए कि पहले इतनी बीमारियाँ नहीं फैली हुई थी। अब लोग इतने चिंतित रहने लगे हैं कि उनको बीपी, डायबिटीज़, अनिद्रा ये ज़्यादातर होती रहती है, क्योंकि बहुत बेचैन हो गए हम। तो अभी के समय में क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने से बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, कि आप बैठ रहे हैं क्लासिकल, ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ हो। आप बैठ रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं तब तो बहुत बेचैनी नहीं आएगी आपके अंदर, क्योंकि आप बैठ के एक सुर को घंटों लगा रहे हैं। तानपुरे को सुन रहे हैं बिना कुछ सोचे, सिर्फ सुर को देख रहे हैं और लगा रहे हैं, तो आपके अंदर वैसे ही बेचैनी आपकी खत्म हो जाएगी, शांति आएगी। क्योंकि अभी बहुत भागम-भागी है। अभी अभी के समय में हर एक इंसान को कहीं ठहरना है, ठहराव चाहिए हर सबकी ज़िंदगी में। तो क्लासिकल म्यूज़िक से अच्छा कोई ठहराव नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क पे काम करता है। ये आपको खुश रखता है। देखिए, बहुत सारे राग हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियाँ भी ठीक की जा सकती है, करते भी हैं। जैसे यमन से बात रोग की प्रॉब्लम ठीक होती है, असावरी से मानसिक स्थिति ठीक होती है। ऐसे बहुत सारे राग हैं कि आप उनको सुने, आप उनको घंटों सुने, बस कुछ नहीं करना आपको, बस बैठ के सुनना है। आप खुद फ़ील करेंगे कि आपको कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। मन खुश होने लगता है और जो संगीत कर रहे हैं, उनमें थोड़ी कम बेचैनी होती है। ये आपको देखने को मिलेगा कि जो सुर लगा रहे हैं, वो खुश रहते हैं अपने सुरों को लेके, अपने रियाज़ को लेके, अपने संगीत को लेके। तो अभी जो है लोगों को सुकून चाहिए।
तो शास्त्रीय संगीत लोगों को सुनना चाहिए, तो समझ आएगा लोगों को कि कितनी बेचैनी खत्म होती है इससे और कितनी शांति की अनुभूति होती है आपको, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक होती है इससे। अगर आप नियमित सीखे तब तो बढ़िया है, अगर नहीं सीख रहे हैं तो आपको नियमित कम से कम आधे से 1 घंटे बैठ के शास्त्रीय संगीत सुनना ही चाहिए। तो आपको उसका असर दिखेगा कि आपकी जीवन शैली को ये कैसे बदलता है, आपके मस्तिष्क को कैसे शांत करता है और बीमारियों को कैसे ठीक करता है। तो अभी के समय में ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आपको जो विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संगीत हो, नृत्य हो, वादन शैली हो, अगर आपको उससे बहुत प्यार है और आपको लग रहा है कि इस आपको हर चीज़ इसी से करना है, आपके जीवन में सिर्फ यही है, तो आप 9 घंटे नहीं, आप 12 घंटे और 24 घंटे भी दे सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ करके। आपको लग रहा है कि जब आप रियाज़ करते हैं तो आपको बहुत सुकून लगता है, तो आपको लगता है कि मैं इसी में ही रहना चाहती हूँ। तो अभी के जो संगीत जो भी सीख रहे हैं बच्चे, जो मेरी हम उम्र है, मेरे से छोटे हैं, उन लोगों में थोड़ी बेचैनी है, जो मैं देखती हूँ। तो बेचैनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संगीत में बेचैनी होने से कुछ नहीं होने वाला। बेचैन होके आपके सुर नहीं लगेंगे, सुर और खराब हो जाएंगे आपके। या 1-2 घंटा रियाज तो से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो शौकिया म्यूजिक भी करते हैं, जो शौक से सीखते हैं, उनको भी कम से कम 2-3 घंटा रियाज करना चाहिए। बाकी जिसके लिए संगीत हर चीज है, उसका करियर है, उसका जीवन है, तो उसमें तो फिर आपको 9-10 घंटे देने ही पड़ेंगे कम से कम, उससे कम कुछ नहीं हो सकता। तो ये है। और उसके बाद अगर आप बेचैन हैं, फिर आप नहीं सीख सकते। आपके अंदर वो स्वर उत्पन्न नहीं होंगे, आपको राग नहीं दिखेंगे, आप उसका स्वर विस्तार नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेचैनी से तो कुछ नहीं हो सकता परेशान होके। तो आप शांत होके 8 से 9 घंटा जिस विधा में आपको इंटरेस्ट है, जो सीख रहे हैं आप अपने गुरु से, उसको करना ही करना चाहिए रियाज़। तो अभी करना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये बहुत ज़रूरी है, 9 से 10 घंटे रियाज़ करना ही चाहिए। बाकी आप ऊपर कर सकते हैं और भी ज़्यादा कर सकते हैं रियाज़। तो घराना ख़्याल में बहुत सारे घराने हैं, कथक में बहुत सारे घराने हैं, नृत्य वादन शैली में अलग-अलग घराने हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग है। तो गायन में जैसे मैं बताना चाहूँगी कि गायन में जो जैसे मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने ख़याल 3 घराने से सीखा है, ग्वालियर, किराना और बनारस, और उन्होंने ध्रुपद भी सीखा है। तो वो कहते हैं कि जो घराना है, वो सुनने से आपको समझ आ जाएगा जब आप सीखेंगे, और नहीं भी सीखेंगे, बहुत सुनेंगे कि ग्वालियर, बनारस, किराना, जयपुर, आगरा, ये सारे जो घराने हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि इस घराने, ये आगरा घराना है, ये किराना घराना है, वो आपको सुनने से समझ आएगा या सीखने से समझ आएगा। कि जैसे सब में अलग अलग चीजें होती है, सबकी अलग अलग कुछ अच्छी चीजें होती है। किसी में सुर प्रधान किसी को बोला गया है, किसी घराने में, किसी को कहते हैं कि लय पक्ष, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, किसी में की है कि गायकी उनकी अलग है ना। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, तो वो आपको सुनने या सीखने से ही समझ में आने वाली है। बहुत अच्छा समझाया सीमा, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे मैं पूछना चाहती हूँ कि शास्त्रीय संगीत का दर्शक और श्रोता होने के लिए भी उसकी समझ होनी चाहिए, ताकि हम उसे समझ सकें और उसका आनंद ले सकें। क्योंकि यदि हम समझेंगे नहीं, राग की पहचान नहीं होगी, ताल की समझ नहीं होगी, तो हमें आनंद भी नहीं आएगा। तो ये बताइए कि किस तरह से एक आम व्यक्ति में संगीत के प्रति आप रुचि और उसकी समझदारी और संवेदनशीलता उत्पन्न करेंगी, और किस तरह से समाज को शास्त्रीय संगीत की ओर ले जाएंगी? जी, देखिए, सबसे पहले कि आपको शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। ज्ञान आपको ना हो फिर भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बस आप सुने, ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो षडज क्या है, ऋषभ क्या है, यमन कौन-सा राग है, इसमें कौन-कौन से सुर लगते हैं, भैरव क्या है, बिहाग क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको नॉलेज है तब तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर नहीं भी नॉलेज है, फिर भी आपको मज़ा आएगा अगर आप ध्यान से सुने तो। कि
इसमें इसके सुरों का लगाव कैसे है, इसको सुनने से आप क्या फ़ील कर रहे हैं, इसकी भावनाएँ क्या आ रही है, इसमें कौन से रस हैं, भक्ति रस है, प्रेम रस है, विरह रस है, वो आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है ये क्या चीज़ है। इसमें जो आप जैसे लगा रहे हैं अब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन-कौन से सुर लगे, बस आपको अच्छा लगता है। आप जब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत बड़े-बड़े उस्ताद पंडितों का, तो आपको लगता है हाँ यार ये कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सुन के। तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसका ज्ञान हो। ज्ञान हो तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक-एक चीज़ और देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये है और रही बात लोगों के अंदर रुचि पैदा करने की, तो लोगों के अंदर रुचि पैदा करने की देखिए पहले क्या होता था कि शास्त्रीय संगीत ही सुनाया जाता था लोगों को। लाइट तो थी नहीं पहले, ना फ़िल्मी कुछ कोई भी ऐसे गाने नहीं थे। तो लोग क्लासिकल म्यूज़िक ही सुनते थे। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता था, वो क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे। उनको पता वो आम लोगों को पता होता था कि ध्रुपद क्या है, ख़याल क्या है, टप्पा क्या है, ये कैसे गाया जाता है, इसके कौन से घराने हैं, वो आम लोगों को भी पता होता था। लेकिन अभी आप अच्छे-अच्छे लोगों से पूछिए उनको समझ नहीं आएगा। अच्छा ये गायकी कौन से घराने की है, उनको नहीं समझ आता क्योंकि वो नहीं सुनते हैं ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक को। अब देखिए रेडियो में मुश्किल से आपको आधे घंटे क्लासिकल म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। बाकी समय आपको सिर्फ़ लाइट, फ़िल्मी, गज़ल यही सब सुनने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा कि क्लासिकल म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत क्या चीज़ है। तो रुचि पैदा करने के लिए आप मुश्किल से आधे घंटे मैं बोलूँगी टाइम निकाल के सुने, आपके अंदर अपने आप ही रुचि पैदा हो जाएगी। आपको समझ आएगा कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या चीज़ है और कितना मज़ा आ रहा है। तो मैं ऐसे ही कोशिश कर रही हूँ लोगों तक थोड़ा बहुत गा के कि उनको ये समझा सकूँ कि शास्त्रीय संगीत क्या है। हमारी भारतीय संगीत जो है उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको कितना मज़ा आ सकता है और ये बहुत ही ऊँची चीज़ है। तो मेरे उसमें कि आपको सुनना चाहिए, तो अपने आप ही आपकी रुचि पैदा हो जाएगी आपके अंदर। ये कि शास्त्रीय संगीत के सैद्धांतिक पक्ष पर भी आप कोई काम कर रही हैं और यदि कर रही हैं या आगे करने की कोई योजना है तो उस पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। देखिए, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं अभी तो एमए कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मेरा फाइनल होने वाला है। तो आगे के लिए मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि बात वही है कि अगर आप 9-10 घंटा रियाज़ कर रहे हैं, आप घंटों बैठ के रियाज़ कर रहे हैं, आपके गुरु करवा रहे हैं, तो आपका सैद्धांतिक पक्ष पे ध्यान नहीं जाएगा आपका। आपको लगेगा अच्छा ये हम बाद में करेंगे, पहले हम रियाज़ करेंगे, पहले हमें अच्छा गाना है। तो मेरा भी ये है कि मैं अभी सोचा नहीं है कि आगे मैं क्या करूँगी। फ़िलहाल तो ये है एमए हो रहा है, देखती हूँ आगे क्या करना है, तो अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। क्योंकि दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती आपके साथ, कि आपका ख़्याल सॉरी ये प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा हो और थ्योरी भी बहुत अच्छा हो। दोनों में आप पारंगत हो, ये शास्त्रीय संगीत में नहीं हो सकता। तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी मैं यही रियाज़ करने पे ही फ़ोकस कर रही हूँ अभी मेन। था कि आज के फास्ट बीट वाले समय में लोगों को ठहराव वाले शास्त्रीय संगीत की तरफ कैसे मोड़ा जाए और मेरा भी सवाल कुछ इसी से जुड़ा हुआ है कि आपकी उम्र के जो लोग हैं और आपसे कम उम्र के जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से उनको बताना चाहेंगी कि संगीत का क्या महत्व है, क्यों जुड़ें, क्यों सीखें, क्यों सुने, ये सारी बातें और फास्ट बीट वाले म्यूजिक को भी यदि सीखते हैं तो वो भी करने के लिए शास्त्रीय संगीत की क्या आवश्यकता है और यदि है तो क्यों और कैसे? देखिए, आप कोई भी संगीत सीखें, संगीत में कोई भी विधा हो आपकी, सबसे पहले तो आपको शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी ही चाहिए। क्योंकि शास्त्रीय संगीत जब आप सीख लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज़ें गाना बहुत आसान हो जाता है। उसका लगाव आपको समझ आ जाता है, उसके सुर दिखने आपको समझ हो जाते हैं, जो आप कह रहे हैं फ़ास्ट बीट, उसमें आपको ये समझ हो जाता है कि अच्छा ये कौन-सी ताल है, इसका स्पीड क्या होना चाहिए, इसमें कितनी लय इसका लय क्या होना चाहिए। तो इन सब को समझने के लिए तो सबसे पहले आपको शास्त्रीय संगीत सीखना ही सीखना चाहिए। भले आप
बहुत घंटों रियाज ना करे, बहुत ना घुसे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए शास्त्रीय संगीत की। और रही बात, मैं अपने हम उम्र और अपने से छोटों को ये संदेश देना चाहूंगी कि जो संगीत सीख रहे हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी गाना है और इसमें करियर बनाना है, मतलब बहुत जल्दी करना है, हमें बहुत जल्दी गाना है, लोगों को सुनाना है, खुद को दिखाना है। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जो संगीत कर रहे हैं वो बस अपना रियाज करे, उनके गुरु जो कह रहे हैं वैसा करे। तो इससे क्या होगा कि लोगों तक, आम लोगों तक हम संगीत को पहुंचा पाएंगे, उनको समझा पाएंगे कि शास्त्रीय संगीत क्या है। और आपका लेवल फिर आप जो रियाज कर रहे हैं बहुत ऊंचा लेवल जाएगा। और मैं उनको जो नहीं सीख रहे हैं संगीत, उनको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास समय है तो आप संगीत सीखें, थोड़ा बहुत आप सीखें, ज्यादा टाइम अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत शौकिया ही आप संगीत सीखें, ताकि आपको समझ आए संगीत के बारे में कि संगीत सीखने से आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं ये। और तीसरी बात कि जो नहीं सीख रहे हैं, जो जिनके पास समय नहीं है, जो किसी और क्षेत्र में है और किसी और क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, तो प्लीज वो लोग संगीत को सुने। वो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे सुनने की कोशिश करें और उनको समझे। मैं ये 3 चीजें सबको बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही जरूरी है शास्त्रीय संगीत को ऊंचा ले जाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ये क्या चीज है। इसमें आप सीखेंगे तो एक एक राग का समझ होगा, आप बहुत सारी बीमारियां ठीक होती जो मैंने पहले ही बताया है। तो संगीत आपको सीखना ही सीखना चाहिए, नहीं सीख रहे हैं तो सुनना चाहिए आपको। इसमें आपके अंदर रुचि पैदा होगी संगीत को जानने की। कि सीमा बहुत विनम्र है और कभी भी अपने बारे में ज़्यादा बताती नहीं है। तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी, और आप सब उसे ज़रूर सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल भी दबाइए, ताकि सीमा जब भी कोई वीडियो डालेंगी तो आप लोग उसे देख पाएंगी। ये बहुत ही एकांत प्रिय लड़की है और बस तपस्या कर रही है, पर मैं चाहती हूँ कि लोगों तक इसका संगीत पहुंचे। जाने से पहले सीमा कुछ अपनी पसंद का सुना कर जाइए। अभी तक तो आप सिर्फ मेरी पसंद का ही सुना रही हूँ। मैं एक दादरा सुनाना चाहूंगी जो मुझे बहुत पसंद है। उसके बोल हैं, कोयलिया मत कर पुकार, करेजवा लागे कटार। ये दादरा मुझे बहुत पसंद है, तो ये सुनाना चाहूंगी मैं। कोयलिया मत कर पुकार, करजवा लागे कटार। कोयलिया मत कर पुकार, करजवा लागे कटार। कोयलिया ए मधुर मधुर तोरे बना बिरहन के हक चैन, भर भर आवत है नैन, हुक उठत बार बार। कोयलिया मत कर पुकार, करजवा
कटार कोयलिया रे कोयलिया जाओ पिया के देश उनको देना ये संदेश तुम बिन लिया जोगिया भेस तज दिया संसार रे कोयलिया मत कर पुकार करे जुबा लागे कटार कोयलिया मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे मेरे हम नफज मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे मैं हूँ दर्द इश्क से जावलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे मेरे हम नफज। आज आप आई और हमारे साथ इतनी अच्छी बातचीत की और हिंदुस्तानी गायन को लेकर बहुत सारी जानकारियां दी और मुझे लगता है इससे जरूर समाज में एक जागरूकता आएगी और लोग शास्त्रीय संगीत की तरफ आएंगे। तो आज आने के लिए और हम सबसे बातचीत करने के लिए और इतना अपने सुमधुर गायन से हम सबको रिझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बिंदी का कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो आप लोग बाय मी ए कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी चाहे आप कॉफी अवश्य खरीदें और बड़ी बिंदी को सहयोग करें। यह कार्यक्रम हम सब का है, सभी बड़ी बिंदियों का है और यहीं से हम सब अपने आप को मजबूती दे सकते हैं एक दूसरे से जुड़कर और एक दूसरे का सहयोग करके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें।